Hi everyone. So next question देखते हैं. So write the merits of the Mendeleev periodic table. अब Mendeleev periodic table के क्या क्या अच्छी बातें थी आप लोग को वो बतानी है. देखो, आई हैव डन मल्टीपल टाइम्स ये सारा चीजें, लेकिन हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं. अगर मुझे ये स्टेटमेंट बोलना बंद करना पड़ेगा कि मैंने बहुत बार किया है, फिर कर लेते हैं. मैं बार बार ये बोल रहा हूँ ना कि खुद इरिटेटिंग होता होगा आपके लिए. लेकिन कोई नहीं. अ, आपको सुनना पड़ेगा बिकॉज मैं टीचर हूँ, आप नहीं हो. जस्ट किडिंग. सो स्टार्टिंग विथ आर मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल. मैं ना आपको पहले ही से बता देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है तो आई नो कि मेंडलीव जो थे ना, वो वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था. उसके बाद में ना उन्होंने सारे जो एटम्स थे उनका एटॉमिक मास जो होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, वो पहले गलत तरीके से निकाला गया था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे एटॉमिक मास को रिवाइज किया और प्रॉपरली सब सब एटम्स के एटॉमिक मास को निकाला. उसके बाद में उन्होंने ना जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं उसके लिए भी जगह रखी. और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ये जो एलिमेंट आने वाला है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, उसका क्या एटॉमिक मास होगा. ये सारी चीजें भी प्रिडिक्ट की. और जब आने वाले समय में वो एटम्स रियल में ये हुए, खोजे गए, तब पता चला कि जो भी प्रिडिक्शंस मेंडलीव सर ने की है वो एकदम सही थी. उसके बाद में उन्हीं के रहते बहुत सारे जो नोबल मेटल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वो मेटल्स में डिस्कवर हुए. नॉन मेटल्स मतलब एलिमेंट्स, सॉरी मेटल्स नहीं बोल सकते, एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, जिसको हम नोबल एलिमेंट्स वगैरह बोलते हैं. सो वो जो है ना, उनके लिए ना उन्होंने सेपरेट जगह रखी. उन्होंने ओरिजिनल टेबल को डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक सेपरेट रो बनाया, सेपरेट सेपरेट कॉलम बनाया उन एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए. सो दीज आर ऑल गुड थिंग्स व्हिच मेंडलीव हैज डन. एंड मेंडलीव सॉ कि इस टेबल को काफी वक्त तक फॉलो किया गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम इवन हिज टेबल प्रूव टू बी रॉन्ग. लेकिन क्योंकि देखो, क्या होता है, पहले जिन्होंने साइंटिस्ट ने अपना काम किया है वो भी बहुत वैल्यूबल होता है. बिकॉज इनके ही काम में थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद में एक प्रॉपर टेबल सामने आया. हमेशा कोई भी चीज करने के पहले ड्राफ्ट बनता है. ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस करने के बाद में एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने आती है. सो आप इनके टेबल को एज अ ड्राफ्ट भी समझ सकते हो. ठीक है. सो इनके ही टेबल में कुछ चेंजेस किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके आ गए. ठीक है. सो देखो, atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको प्रॉपर प्लेस दिया गया एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, Mendeleev periodic table demonstrates the, sorry मैंने गलत पढ़ दिया. Atomic mass of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their property. For example, previously determined atomic mass of beryllium 14.09 was changed to correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. आपको इस लाइन से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एटम का, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास उन्होंने सही बताया. तो आप लोग एक एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक मास उन्होंने रिवाइज किया. देखो, सिर्फ बेरिलियम का नहीं किया है, बाकी एटम्स का भी किया है, लेकिन आपके बुक में क्या दिया गया है, बेरिलियम दिया गया है. इसीलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो. आगे क्या बोला है, Mendeleev kept vacant place in the periodic table for elements not discovered then. Three of these unknown elements were given names एका बोरॉन. आप लोग को ये एका बोरॉन याद रखना है. ठीक है. एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन. फॉर द नोन नेबर्स फॉर द एटॉमिक masses were indicated as 44, 68 and 72. Not only this, but their properties were also predicted. Later on, these elements were discovered and named such as cadmium, gallium and germanium. आपको अभी ये एका बोरॉन का एटॉमिक मास 44 प्रिडिक्ट किया था और बाद में उसका नाम स्कैंडियम रखा. ऐसे करके आपको तीनों का याद करना है. द रीजन इज, आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछा जा सकता है, या कंप्लीट द इनकम्प्लीट टेबल की फॉर्म में पूछा जा सकता है. आपको ये तीन नाम दे देंगे,
आगे आपको बोलेंगे उनका जो बाद में नाम रखा था वो लिखो, और उसके बाद में एटॉमिक मास भी लिखो। तो आपको बोरॉन का मास 44 रखा था, आपको ये याद रखना है। बाद में जाके उसका नाम स्कैंडियम हुआ, ये भी याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है कि एका एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बताया गया था 68, और बाद में जाके वो गैलियम लिखना। तो आपको ये सारी चीजें देखो याद करनी पड़ेगी। मतलब अभी हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में आने वाला है, हम लोग वी कांट रैंट अबाउट इट, ओ ये कौन याद रखेगा, ये कहाँ पे काम आएगा। बट बट योर परसेंटेज दैट विल कम आउट ऑफ दिस इज वेरी वैल्यूएबल, और वो काम का है, सो उसी के लिए काम करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला है, ये सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है, आगे सारी उसके बारे में लेक्चर दिया है। तो लास्ट क्या बोला है, देयर वर नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैस इन Mendeleev's original periodic table. However, when the noble gas such as helium, neon and argon, अब आपको ये भी तीन नाम याद रखने हैं कि उनके टाइम पे कौन से तीन नोबल गैस डिस्कवर हुए थे, हेलियम, नियॉन एंड आर्गन, were discovered towards the end of 19th century. Mendeleev created which group? Mendeleev created zero group, ये वाला भी पार्ट याद रखना कि उन्होंने जीरो ग्रुप क्रिएट किया था without disturbing the original periodic table in which noble gas were fitted very well. अभी यहाँ पे ना एक और देख लेते हैं यूज ऑफ रेनपावर में क्या लिखा है। Chlorine has two isotopes, which is chlorine 35 and chlorine 37. Their atomic masses were 35 and 37 respectively. Their chemical properties are same. Where should these placed in the Mendeleev periodic table? In different places or in the same places? अब देखो, ये जो पॉइंट लिखा है ना, यूज योर ब्रेन पावर में, ये वाला पॉइंट, ये उसके डीमेरिट का पॉइंट है। ये क्या बता रहे हैं, अगर हम लोग किसी एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के हिसाब से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर रहे हैं, उस वक्त हमारे एलिमेंट्स का आइसोटोप भी हो सकता है। अब ये आइसोटोप क्या होता है, एलिमेंट तो एक ही होगा लेकिन उसके अलग अलग एटॉमिक मासेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन एक ही टाइप का एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन भी दो टाइप के आते हैं। क्लोरीन 35, मतलब उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 35, और क्लोरीन 37। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दो डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं। एक सेकेंड, डिफरेंट एटॉमिक मासेस है। अब इनको क्या हम लोग अलग अलग रखें कि क्लोरीन 35 अलग, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लोरीन 37 अलग, या फिर हम लोग इसको एक ही जगह पे प्लेस करें? ये एक प्रॉब्लम थी इनके टेबल की। सो दिस पॉइंट रेफर्स टू द प्रॉब्लम कि इनके जो थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम थी, कि अगर हमारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स आ जाएंगे, तो आइसोटोप्स के केस में हम लोग एलिमेंट्स को कहाँ पे प्लेस करेंगे, एक ही जगह पे प्लेस करेंगे, अलग अलग जगह पे प्लेस करेंगे, दैट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगर आपको डीमेरिट पूछा, सो यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल एज अ डीमेरिट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके। पर हम लोग अभी मेरिट की बात कर रहे थे, तो दीज थ्री आर द मेरिट्स, राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि आपने इतनी बार पढ़ लिया होगा ना, ये आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। नाउ नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ना, केमिकल रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं, और मुझे लगता है मैंने इस पिछले लेक्चर्स के अंदर ना केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, फिर ये सब मैंने पढ़ाया है। लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू वन क्विक रिविजन। सो हम लोग यहाँ पे एक बार ना फिर से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक ओनली, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू, ठीक है। सो बिना टेक्स्ट बुक लिए मत बैठ, बहुत मार पड़ेगी आप लोग, स्क्रीन से बाहर आके मारूंगी मैं। ऐसा नहीं होने वाला है ऑफकोर्स, काश ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आए, टीचर स्क्रीन से बाहर निकलो तो तुमको पीटे। पढ़ाई नहीं करते, बोर्ड पास आ गए, तुमको शर्म नहीं आ रही है ना? सिर्फ अभी आज मैंने टेस्ट रखा है क्लास में, इसीलिए आप लोग पढ़ने आए हैं क्लास में, राइट? मुझे पता है, तो अपनी मर्जी से आप लोग लेक्चर्स देखो ही ना। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो फर्स्ट टाइप का हमारा रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं ना आप लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ना जरा बताना चाहती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ना मैं आप लोग को डिफरेंसेस समझाना चाहती हूँ कि आप लोग को ना ये जल्दी समझ ही नहीं आता कि व्हाट इज द रिएक्टेंट व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो आपका रिएक्टेंट होगा, और जो राइट हैंड साइड में होता है रिएक्शन के यहाँ पे, उसको हमें प्रोडक्ट बोलते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आ रहा है वो आपका रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे जो भी आ रहा है वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। लेट मी जस्ट सो जो भी आ रहा है चीज, एक सेकेंड, जो भी चीज है लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, अरे यार दिस इज जस्ट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, ये रहने दो। अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ए प्लस बी गिव्स सी, ठीक है, गिव्स सी। सो इस केस में आपका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ए बी, बिकॉज इट इज कमिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज इट इज कमिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ बिकॉज इट कोई वैल्यू कोई मतलब का नहीं है इसको आता। यू जस्ट शट अप, गो, गो गो प्लीज गो। देखो इसको, कितने चोचले हैं। रुक जाओ। यस फाइनली। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट आपको सिर्फ कोई एक ही मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स देखो कितने सारे, NH3 मतलब अमोनिया, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन आपका बन क्या रहा है, सिर्फ एक चीज, अमोनियम क्लोराइड। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को यूज करके जब प्रोडक्ट एक ही बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यू हैव टू डू दिस एग्जाम्पल, आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, आपको इसका डेफिनेशन ध्यान में रखना है, बिकॉज एग्जाम में आपको डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल भी एक दे के आना है। इससे आपका एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनेगा, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा, इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। ओके, सो दैट इज वाई डू द डेफिनेशन एंड ऑल्सो simultaneously do one example and write that example in your answer sheet। फिर क्या आएगा आपका, इस केस में भी देखो, दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट कितना बना, एक। प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, ये इज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट हमारा एक ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो, दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बना, एक। ये हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो CaOH ट्वाइस लिखा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट कितना बना है यहाँ पे, एक ही। आप लोग एग्जाम में अगर ये रिएक्शन आ गई, मे बी आपको हीट देख के लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता क्या, बिकॉज प्रोडक्ट तो एक नहीं है। हीट को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ट्रीट नहीं करते हैं, मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है, when two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called as combination reaction। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसका पूरा उल्टा है। इसमें क्या होता है, आपका जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ एक होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा होगा। सो exactly opposite to the combination reaction is our decomposition reaction, in which you have only one reactant but you will get more than one product। ओके, सो इस रिएक्शन को ध्यान में देखो, C12H22 एंड O11। अब ना ये वाला रिएक्शन जो है ना, आपको एक बार एग्जाम में पूछ लिया है आप, so please this is reaction is important to remember। so C12H22 and H22 and O11 को अगर हम लोग हीट करते हैं हम लोग को क्या मिलेगा, 12 कार्बन मिलेगा और 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेगा। तो इसमें आपका रिएक्टेंट कितना है, सिर्फ एक ही है, शुगर। लेकिन आपको प्रोडक्ट क्या एक मिला, क्या नहीं, आपको प्रोडक्ट एक से ज्यादा मिल रहा है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, decomposition reaction। The reaction in which there is only one reactant giving rise to two or more products is called as decomposition reaction। अब देखो, आपके एग्जाम में they love this diagram, I don't know for some reason they love it, just they love it। okay, so आपको ये वाला जो
एक्सपेरिमेंट है ना, मैं आपको साइमल्टेनियसली अभी करा देती हूँ, सो दैट आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम, आई डोंट रियली वांट कि आप एग्जाम में जाओ ना आपको कुछ नया दिखे। आई जस्ट डोंट वांट दैट। आई जस्ट डोंट वांट दैट टू हैपन। दैट इज व्हाई मैं आप लोग को अभी ये समझा देती हूँ कि देखो, हमने ना यहाँ पे दो दो टेस्ट ट्यूब्स लिए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है और लाइम वाटर क्या होता है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, व्हाट इट इज CaCO, एक सेकेंड, CaCO3, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। और लाइम वाटर क्या होता है आपका, CaOH होल ट्वाइस। मैं फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए देख लेती हूँ, अदरवाइज आई डोंट वांट टू टीच यू समथिंग रॉन्ग ना, मतलब फिर भी मतलब एक बार आपको डिस्प्ले कर देती हूँ कि लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखो, लाइम लाइम वाटर केमिकल फॉर्मूला, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। ओके, सो यहाँ पे क्या आने वाला है, CaOH होल ट्वाइस, ये आपका लाइम वाटर है, ये याद रखो आप। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड लाइम वाटर क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, फिट अ बेंड ट्यूब। देखो अभी ना मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। देखो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे ना, तो यहाँ से ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस निकलती है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे बनता है, आपको मैं रिएक्शन बता देती हूँ इसमें क्या बनेगा, इसके थ्रू ही बताती हूँ। तो सीधे सारा प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम है इसको, ये ना इसके में आगे लिखते ही नहीं है। हाँ देखो, जब आप इसको हीट करते हो ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, हीट किया, ठीक है। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो बनता क्या है, एक सेकेंड, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड तो गर्म होते टाइम तो यही रह जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस पाइप के थ्रू इस लाइम वाटर में जाएगी, तो ये इसके साथ रिएक्शन करती है। सो देखो, CaOH होल ट्वाइस इसके अंदर है, और एक सेकेंड ना, दिस इज, हाँ, और इस ट्यूब के हेल्प से इसमें क्या आने वाला है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगा इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बनाता है, नीचे लिखती हूँ मैं, जो कि अगेन बनाता है इसके बनाता बनाता क्या है वो भाग में जान दो, आप लोग उसको मत ध्यान में रखो। तो आप लोग इतना ध्यान रखो कि इसके अंदर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या जा रहा है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। इस अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ये जो है ना मिल्की कलर का, दूध की कलर का हो जाता है, जैसे कि मिल्क कैसे होता है उस कलर का हो जाता है। तो आप लोग को एंड रिजल्ट में वो लिखना है, मैं सिखा क्यों रही हुई है, जस्ट टू टेल यू दिस थिंग, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से ये रिलेट करता है। और ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप लोग एग्जाम में आया हुआ है ये, इसलिए मैं आप लोग को भी सिखा रही हूँ। ठीक है, टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, फिट अ बेंड ट्यूब टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ रबर कॉर्ड, insert the other end of the bent tube in the freshly prepared lime water taken in the other test tube. Heat the powdered calcium carbonate in the first test tube strongly. The lime water, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखा है, lime water will turn milky. क्यों? Because lime water में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो वो मिल्की ही बन जाती है। तो इसके अंदर डीकम्पोजिशन कहाँ पे हुआ, इसमें डीकम्पोजिशन टेस्ट ट्यूब 1 में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट एक ही लिया था, प्रोडक्ट एक से ज्यादा बना, ये जो प्रोडक्ट बना ये दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर गया,
इसको क्या कर दिया, मिल्की बना दिया, ठीक है। So we saw in the above activity that calcium carbonate undergoes which reaction? Decomposition reaction, and the carbon dioxide gas form turns the lime water milky. So carbon dioxide जो बनती है वही क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिया है, क्या रहेगा यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड remains behind in the first test tube. Similarly, in the another reaction, hydrogen peroxide naturally undergoes small decomposition in water and oxygen. ये हाइड्रोजन वगैरह का रहने दो, सिर्फ फोर्थ वाला ध्यान में रखो कि CaCO3 था, उसको हमने ये जो ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होता है, हमने हीट दिया। और अगर ये ट्राइंगल एरो के ऊपर नहीं होता है, एरो के बाद में होता है, यहाँ पे कहीं पे होता है, इसका मतलब इसने हीट रिएक्शन से बाहर हमको दिया ही। देखो ये जो ट्रायंगल होता है, अगर ये एरो के ऊपर दिया है, इसका क्या मतलब होता है, इस रिएक्शन को होने के लिए हमने हीट बाहर से दिया है। और अगर ये ट्रायंगल ये रिएक्शन के जो राइट हैंड साइड में आएगा, इसका मतलब इस रिएक्शन के होने के बाद हमको हीट ऑब्टेन हुई है। तो दैट इज डिफरेंट, और हम लोगों ने रिएक्शन होने के लिए जो हीट दिया है दैट इज डिफरेंट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 205 रुपया किसने हो गया है गूगल पे से?